हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान वेदाज में स्वागत है। आज हम सब भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति व उसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों के समय से ही भारत में की अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश प्रभाव परिलक्षित होने लगा था। उत्तरवर्ती मुगल शासकों ने जो व्यापारिक रियायतें प्रदान की अंग्रेजों को, उसने भारतीय व्यापारियों के हितों को बहुत ही नुकसान पहुंचाया। फलतः भारत की अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप आत्मनिर्भर था वो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल गया। और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का उद्देश्य था भारत से कच्चा माल प्राप्त कर अपने उत्पादों को भारतीय बाजार में बेचना था। भारत में उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण बताए गए हैं, जिसमें प्रथम चरण है वाणिज्यिक पूंजीवाद 1757 से 1813। इसके तहत भारत के व्यापार पर एकाधिकार करना, राजनीतिक प्रभाव स्थापित करना, कम से कम मूल्य पर वस्तुओं को खरीदकर यूरोप में अधिक से अधिक मूल्यों पर बेचना, यहीं का पैसा लगाकर निवेश करके यहीं से लाभ कमाना, जिससे उनको भारत में व्यापार करने के लिए ब्रिटेन से पैसा ना लाना पड़े। ब्रिटिश की आर्थिक नीति से भारत में उद्योग धंधों का ह्रास हुआ। परिणामतः भारतीय धन का एकमात्र स्रोत कृषि रह गया और भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होने लगी। इसी को देखते हुए 1765 से 1772 के काल को के.एम. पडिक्कर ने डाकू राज्य कहा है। उपनिवेशवाद का द्वितीय चरण औद्योगिक पूंजीवाद है। इस समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही थी तथा भारत की नीतियों को इसने अपने औद्योगिक क्रांति की ज़रूरत के अनुसार निर्मित किया। जैसा कि 1813 व 33 का एक्ट, 1813 के एक्ट में यह प्रावधान था कि चाय और चीन से व्यापार को छोड़कर कंपनी का भारतीय क्षेत्र से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1833 के एक्ट में जो रियायत थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। देश में खाद्यान्न फसलों की जगह अब वाणिज्यिक फसलों को अधिक उगाया जाने लगा। इस प्रकार भारत को बहुत ही नुकसान हुआ। उपनिवेशवाद का जो तृतीय चरण है वो 1858 से 1947 के बीच आता है। यह इसे वित्तीय पूंजीवाद कहा जाता है। इस चरण में अंग्रेजों ने भारत में बैंक, बीमा आदि की स्थापना की और उसके माध्यम से धन कमाया। भारत में ब्रिटिश की जो आर्थिक नीतियां थी उनका वर्णन निम्नांकित है। ब्रिटिशों ने भारत में 3 प्रकार की भूधृत पद्धति अपनाई, जिसमें प्रमुख है जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा इजारेदारी प्रथा का आरंभ किया गया। क्या उद्देश्य था इसका? उद्देश्य था अधिक से अधिक भू राजस्व वसूलने का। पंचवर्षीय व्यवस्था की ठेके की, सबसे अधिक बोली लगाने वालों को भूमि पर ठेके पर दी जाती थी। 1776 में यह व्यवस्था परिवर्तित कर एक वर्षीय व्यवस्था लागू कर दी गई। भू राजस्व की वसूली का ठेका प्रतिवर्ष किया जाने लगा। अस्थायी बंदोबस्त, इजारेदारी व्यवस्था की खामियों ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त को जन्म दिया। यह एक 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था थी। कहाँ कहाँ लागू की गई? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के बनारस प्रखंड तथा उत्तरी कर्नाटक में लागू। ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल के 19% भाग में लागू की गई। जमींदारों से किसानों से वसूल किए गए भू राजस्व की कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग स्वयं रखना था। अब इसमें जमींदार जितना ज़्यादा वसूलते थे वो अपने पास रख लेते थे, कंपनी को नहीं देते थे। सूर्यास्त का कानून भी लागू कर दिया गया, जिसके अनुसार एक नियत समय तक राजस्व न जमे करने पर जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था। इसका उद्देश्य क्या था? स्वामी भक्त वर्ग तैयार करना, कंपनी की आय में वृद्धि करना। निश्चित रूप से दोनों उद्देश्य पूरे हुए। 1857 की क्रांति जब आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरह से जमींदार वर्ग ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। आइए अब हम अध्ययन करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था का।
रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्म अस्थायी बंदोबस्त की कमियों के कारण हुआ। इस व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी माना गया और लगान जमा करने का दायित्व तो किसानों को दिया गया। इसीलिए इसे रैयतवाड़ी कहा गया। इसमें भू राजस्व का निर्धारण उपज की मात्रा पर न करके भूमि के क्षेत्रफल पर किया गया। रैयतों अर्थात किसानों से सीधा समझौता। जन्मदाता टॉमस मुनरो 1820 में मद्रास में लागू। दर 1/3। कैप्टन रेट 1792 में बारामहल जिले में पहली बार लागू की गई। भारत के 51% भूभाग पर लागू थी। एल्फिंस्टन का महत्वपूर्ण योगदान था। 1825 में बम्बई में लागू तथा 1858 में संपूर्ण दक्कन में यह व्यवस्था लागू कर दी गई। इसके बाद आती है महालवाड़ी पद्धति। महाल का अर्थ है गांव। गांव के मुखिया से सरकार लगान वसूल करती थी। इसके जनक हाल्ट मैकेंजी थे। इस व्यवस्था का क्षेत्र भारत भूमि का 30% था। यह व्यवस्था मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश, पंजाब था। इसमें भू राजस्व का निर्धारण समूचे गांव के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। इस व्यवस्था का प्रमुख दोष यह था कि इसने महाल के मुखिया या प्रधान को बहुत अधिक शक्तिशाली बना दिया। इस व्यवस्था का दूसरा प्रमुख दोष था कि इससे सरकार एवं किसानों के मध्य जो प्रत्यक्ष संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था के माध्यम से बना था, वह संबंध अब समाप्त हो गया। आइए भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रचलित कुछ इससे संबंधित शब्दावलियों को देखते हैं। 3 कठिया प्रथा। चंपारण में किसानों को 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य थी। इसके बाद आती है ददनी प्रथा। इसमें अग्रिम राशि देकर या पेशगी देकर एक अनुबंध कर लिया जाता था। हाली पद्धति। हाली पद्धति का संदर्भ बधुआ मजदूरी से है, मुख्यतः सूरत में प्रचलित थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था में जो सबसे प्रमुख हानि हुई वह धन का बहिर्गमन था। भारत का धन किसी न किसी माध्यम से बाहर जाता रहा और भारत धीरे धीरे कंगाल होता रहा। धन का बहिर्गमन से तात्पर्य क्या है? भारत की संपत्ति व संसाधनों का एक तरफा ब्रिटेन भेजा जाना। दादा भाई नौरोजी इस सिद्धांत के जनक थे। उन्होंने इसे अनिष्टों का अनिष्ट कहा। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस सिद्धांत की बात की। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में बताया कि ब्रिटेन किस तरह भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। महादेव गोविंद रानाडे व रमेश चंद्र दत्त इस सिद्धांत के समर्थक थे। रमेश चंद्र दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखन कार्य किया, जिसमें धन निष्कासन का उल्लेख किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस किताब को भारत के आर्थिक इतिहास पर लिखी गई प्रथम किताब माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इस सिद्धांत की पुष्टि की। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।